हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो आपसे कहना चाहता हूं कि आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी बहुत ही मेहनत करके बहुत ही बढ़िया क्लास लेके आया हूं मेरे दोस्तों। सबसे बड़ी क्लास रहेगी आज की जो क्लास है। और 60 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बहुत मेहनत की है प्रीवियस ईयर के पेपर से लेकर के। मैंने बहुत सारे ईपी टेट के पेपर देके वहाँ से क्वेश्चन छांटे मेरे दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर करके लाया हूँ आपके लिए। 60 नंबर की बहुत ही बेस्ट सीरीज है, मेरे साथ बने रहिए। और जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक करे और सब्सक्राइब करें। बात करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। तो मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मी लिपि। क्या हो जाएगा? ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि से ही ज़्यादातर भाषाओं का क्या हुआ है? विकास हुआ है। अब बात करते हैं कि हिंदी की जो भाषा देवनागरी उस वो क्यों किस लिपि में आती है? वो आती है ब्रह्मी लिपि। उसकी भी लिपि क्या है? ब्रह्मी लिपि है। तो अब बात करते हैं हिंदी की जो भाषा क्या है, लिपि जो है वो देवनागरी है, उसका संबंध ब्रह्मी लिपि से है। ब्रह्मी लिपि मान लो बहुत ही पुरानी लिपि है, मतलब समझ रहे हो मेरे दोस्तों। तो आई होप इसका डी वाला आंसर राइट होगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है ब्रह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है, हिंदी में व्यंजन कितने प्रकार के माने जाते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर प्रकार की बात करता है तो यहाँ पर संख्या दी है। संख्या की बात करेंगे तो 33 प्रकार के क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अगर हम ऑल एबव की बात करते हैं कि संपूर्ण वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, तो 52 होते हैं मेरे दोस्तों। कितने होते हैं? 52 होते हैं। अगर बात करते हैं कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं मेरे दोस्तों। बात करते हैं आयोग वाक कितने होते हैं, तो आयोग वाक आपके 2 होते हैं। अब बात करते हैं कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक प्रश्न से 4-5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए मेरे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बी वाला राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, धूमिल के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पर बात कर रहा है कि धूमिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है। तो मेरे दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और एकदम मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आपको बताने वाला हूँ, सुदामा दास पांडे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुदामा पांडे का नाम आएगा। धूमिल के नाम से इन्हीं कवि को जाना जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 कहता है, आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान कौन है। आदिकाल को आधार काल के नाम से कहने वाले विद्वान कौन है, उनका नाम बताएंगे आप। देखो आप बताएंगे नाम। देखिए तो अब बात करते हैं वाले हैं मोहन अवस्थी की। मोहन अवस्थी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे कवि हैं, इन्होंने आदिकाल को आधार काल के नाम बताए हैं मेरे दोस्तों। आदिकाल को क्या बताया? आधार काल बताया है। आई होप समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। करम भूमि के लेखक कौन है। करम भूमि के जो लेखक हैं आपको पता ही चल गया होगा मैं जिनकी बात करने वाला हूँ। जिनकी रचनाएं, कितनी रचनाएं हैं इनकी? गोदान इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान, गबन आपको पता ही होगा। कफन भी आप इन्हीं की रचना है मेरे दोस्तों। गोदान, कफन, वरदान ये सब इन्हीं की रचना है। मैं बात करने वाला हूँ प्रेमचंद की। तो बात करता हूँ मैं प्रेमचंद की, बहुत ही महान कवि हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। रोग से मुक्त किस समास का उदाहरण है मेरे दोस्तों। रोग से मुक्त मतलब जो रोगी है वो सही हो रहा है, तो एकदम बीमारी उससे दूर जा रही है, उसका मतलब क्या होता है? अपादान तत्पुरुष होगा यहाँ पर मेरे दोस्तों। क्योंकि अलगाववादी है तो यहाँ पर आपका ए आंसर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। यहाँ पर क्या है? अपादान तो है नहीं। तो मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता तो उसमें अपादान तत्पुरुष ही होता, लेकिन अपादान नहीं, तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास हम लगाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इनमें से कौन सा विकल्प बाकी तीनों विकल्पों से पूरी तरह अलग है। तो मेरे दोस्तों शेर, वाघ, लोमड़ी ये सब मांसाहारी हैं, ठीक है। और गाय आपकी क्या है? शाकाहारी है। तो गाय इज द राइट आंसर, डी इसका राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा आपको।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आयोग भाग कहा जाता है किनको कहा जाता है? आयोग भाग किन्हें कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो मेरे दोस्तों आयोग भाग अंक और आह को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर कह रखा है कि मापराण को कहा जाता है, कि संयुक्त व्यंजन को कहा, अल्पप्राण को कहा जाता है। इनको किसी को नहीं कहा जाता मेरे दोस्तों। अनुस्वार और विसर्ग को ही ओनली सिर्फ क्या कहते हैं? आयोग भाग कहते हैं मेरे दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। आयोग समझ में आया होगा आपको। तो अब बात करने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 की। किस इतिहासकार ने आदिकाल के धार्मिक साहित्य को हिंदी साहित्य की सीमा से बाहर का माना है? वो कवि कौन है, उनका नाम क्या है, बताएंगे आप? तो मेरे दोस्तों वो कवि का नाम है, आप मेरे दोस्तों साथ बने रहिए, रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको किन की बात कर रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल की। तो सी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा मेरे मित्रों। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं मेरे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। आप बात करते हैं कि दिव्य, इसका उत्तर पद प्रधान होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होता है मेरे दोस्तों। तत्पुरुष समास, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर आपका द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व एक ऐसा समास है जिसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं मेरे दोस्तों। द्विगु क्या होता है? इसके पहला पद जो होता है इसका संख्यावाची होता है, और दूसरा पद जो तो उत्तर पद होता है वो समूहवाची होता है मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब बात करने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 की। किताब का कीड़ा होने का अर्थ क्या होता है? ये क्या है? ये है एक मुहावरा, कि किताब का कीड़ा, ये मुहावरा से क्वेश्चन लिया गया है मेरे दोस्तों। किताब का कीड़ा होने का अर्थ क्या होता है? बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करने वाला कभी नहीं हो सकता, अनुपयुक्त जगह रहने वाला कभी नहीं हो सकता, ज्ञान का दुश्मन कभी नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाला ही क्या कहलाएगा? किताब का कीड़ा कहलाएगा। उससे बोलते हैं किताबी कीड़ा। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहा जाता है? एक कवि हैं जिनका नाम है, क्या नाम है आपको पता भी होगा, अभी मैंने बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिमायती के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्तों। इनकी रचना का नाम बताएंगे चिंतामणि। चिंतामणि, जिनकी चिंता करते हैं राम, यानी कि चिंतामणि इनकी रचना हो जाएगी मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कवि की बात करेंगे, तो कवि यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो रचना है वो है चिंतामणि। तो आई होप समझ में आइएगा कि जब आपको चिंता हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद कर लीजिएगा, आपको चिंता दूर हो जाएगी आपकी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। हरिपद कोमल कमल से इस पद में कौन सा अलंकार है? हरि के जैसे पद मतलब कोमल के कमल के समान है हरि के पद। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उपमा की जा रही है किसी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा मेरे दोस्तों। हरिपद कमल कमल से, इस पद में क्या हो जाएगा कि जो हरि के पद हैं वो कोमल हैं, किसके जैसे? कमल जैसे कोमल है मेरे दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। आज की जो मैराथन क्लास आपके लिए होगी 60 क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अनुड़ा किसका अर्थ होता है? अनुड़ा किसको कहते हैं? अनुड़ा उस स्त्री को कहते हैं जिसकी शादी ना हुई हो। समझ रहे हो दोस्तों? उसको कहते हैं अनुड़ा, मतलब कुंवारी कन्या, या मतलब कुंवारी मतलब लड़की, उसको कहते हैं अनुड़ा। तो इसमें आपका हो जाएगा 4 वाला राइट हो जाएगा कुंवारी। तो ये आपका हो जाएगा कुमारी को हम ही क्या कहते हैं? कुमारी को ही हम क्या कहते हैं? अनुड़ा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है जिसका कोई आकार नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम निराकार कहते हैं मेरे दोस्तों। 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। राहुल ने अजय को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे दोस्तों राहुल ने अजय को मारा, तो आपको पता ही होगा कि कारक हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको पता होगा कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर ने आ गया मेरे दोस्तों, ने आ गया। राहुल के जस्ट बाद ने लगा है तो कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। कर्ता ने आ गया, तो यहाँ पर इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा मेरे मित्रों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मगही शब्द है। मगही शब्द क्या है? विदेशी है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है। इन चारों में से आपको बताना है मेरे दोस्तों। इन चारों में से आपको बताना है कि विदेशी है, तद्भव है, तत्सम है, तद्भव है। तो जो मगही जो शब्द है वो मगधी भाषा से लिया गया है। मगधी भाषा आपकी बिहार की भाषा है। तो यहाँ पर आपका जो मगही शब्द हो जाएगा वो तद्भव हो जाएगा मेरे दोस्तों। वो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तो आई होप डी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। 17 नंबर डी इज द राइट आंसर।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा उपसर्ग अचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। जुल्म मतलब समझते ही होंगे, जुल्मी। अब बात करते हैं कि कौन सा उपसर्ग ऐसा है जो हम आचार शब्द से पूर्व मतलब पूर्व में, मतलब पहले उपसर्ग तो हमेशा पहले ही लगता है भैया, प्रत्यय बाद में लगता है, उपमाने पहले होता है। ठीक है, तो हम कौन सा लगाएंगे मेरे दोस्तों, तो हम लगा देंगे, इसका क्या हो जाएगा, इसमें हम लगा देंगे मेरे दोस्तों, क्या लगाएंगे बताओ, अचार में क्या लगा जाएंगे, तो अचार में आपका लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अति लग जाएगा। अति मतलब अति धन आचार बराबर होता है अत्याचार। तो ये बी इज द राइट आंसर, इसका बी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा पद विकृत नहीं होता। तो कौन सा पद विकृत नहीं होता मेरे दोस्तों, जो विकृत शब्द होता है मतलब जिसका विकार मतलब जो बदलता नहीं है कभी, उसको अव्यय कहते हैं। अव्यय कभी भी नहीं बदलता मेरे दोस्तों, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। बात करते हैं क्वेश्चन की 20 की, बादशाह दर्पण जीवनी के लेखक कौन है। बादशाह दर्पण जीवनी के लेखक बताएंगे मेरे दोस्तों, बताइए बादशाह जीवनी के लेखक कौन है मेरे दोस्तों, बताए। आई होप समझ में आया होगा आपको कि ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र पे जाएगा तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, रविवार है वह घर पर ही हो रहेगा। तो ही लगा है, ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा निपात, निपात हो जाएगा मेरे दोस्तों, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, भला बुरा में समास बताएंगे मेरे दोस्तों। यहाँ समास की बात करता है तो समास की संख्या पता ही होगी, समास की 6 संख्या होती है मेरे दोस्तों। आयो समझ में आता होगा आपको। बात करते हैं कि यहाँ पे भला और बुरा, भला जो होता है वो क्या है, उसका विपरीत बुरा होता है। तो मेरे दोस्तों मैंने कई बार बताया है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास कहलाता है, वो द्वंद्व समास कहलाता है। तो सी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, सी इज द राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, मिट्टी की ओर के रचनाकार कौन है मेरे दोस्तों। मिट्टी की ओर के रचनाकार कौन है बताइए मेरे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर रहे हैं यहाँ पे मेरे दोस्तों। किन की बात कर रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी एक रचना है उर्वशी, उर्वशी इनकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो डी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा मेरे मित्रों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। यहाँ पर स्त्रीलिंग आप पहचानेंगे मेरे दोस्त। टेबल लैंप क्या है, ये टेबल लैंप है जो पुरुष हो जाएगा, यहाँ पे हमें स्त्री पहचानना। बल्ब पुरुष हो जाएगा, हीटर क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। पर बिजली आपकी क्या है, वो स्त्रीलिंग है मेरे दोस्तों, स्त्रीलिंग। आई होप समझ में आया होगा। तो सी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, विभावरी शब्द है। विभावरी शब्द आपका क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, तो विभावरी शब्द आपका कहलाएगा मेरे मित्रों, क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। ये आपका तत्सम कहलाएगा मेरे दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। अब बात करते हैं कि व्यवस्था से पहले हम भैया आ लगा देंगे तो इसका बदल जाएगा, ये हो जाएगा अव्यवस्था, अव्यवस्था हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका विपरीत हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा मेरे मित्रों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, गौशाला में कौन सा समास है मेरे दोस्तों। तो गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा आपका, तो ये गायों के लिए शाला हो जाएगी। गायों के लिए शाला मतलब कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो इससे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तो बी इज द राइट आंसर मेरे मित्रों, बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, मेरा नया बचपन किसकी रचना है मेरे दोस्तों। मेरा नया बचपन ये किसकी रचना है मेरे मित्रों, ये रचना आपकी हो जाएगी मेरे मित्रों, जिनकी झांसी की रानी एक कहानी है, ठीक है, उनकी ही रचना हो जाएगी मेरा नया बचपन। तो ये आपकी भैया कौन हो जाएंगी बताएं मेरे दोस्तों, बताएं। तो ये हो जाएंगे आपके सुभद्रा कुमारी चौहान, का नाम सुना होगा आपने, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये है भैया मेरा नया बचपन। तो ये झांसी की रानी इन्होंने ही लिखी है। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा। बहुत ही महान कवित्री हैं ये, बहुत ही महान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, निम्नांकित में से बताएं कि किन नवीन विकसित ध्वनियों को क्या कहते हैं। मतलब ये देखो, निम्नांकित में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं। तो खा और गा को,
खा और गा को हम कहते हैं नवीन विकसित ध्वनियाँ, तो ए इज द राइट आंसर होगा मेरे मित्रों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। गुरुजी बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, में कारक बताएंगे। यहाँ पर कारक पूछा गया है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर कारक पूछा गया तो कारक की बात करेंगे। यहाँ पर आपका होगा संप्रदान कारक। जो किसी के लिए मेहनत करता है, दान देता है, वहाँ पर संप्रदान होता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये आपका संप्रदान हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। अशुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर अशुद्ध बर्तनी अनधिकार ये सही लिखा है, अनुसरण सही लिखा, उपलब्ध सही लिखा है। यहाँ पर उज्ज्वल आपका सही नहीं लिखा है मेरे दोस्तों। उज्ज्वल की आप बर्तनी देख लीजिए, उज्ज्वल की बर्तनी ये होती है मेरे दोस्तों। देखो आपके सामने लिखा है उज्ज्वल, ये उज्ज्वल की बर्तनी है, आपको मिलेगी वहीं पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल की बर्तनी यूपीएसआई में आ चुकी मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर बी वाला आपका राइट होगा। ये बर्तनी आपकी अशुद्ध है मेरे दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा मित्रों। बात करते हैं कफन के रचनाकार। कफन के रचनाकार अभी मैंने बताया था, जिनकी गोदान उपन्यास है, आपको बताया था कफन, गोदान, वरदान, ये सब किनकी हैं? ये सब प्रेमचंद की हैं। तो प्रेमचंद ही कफन के रचनाकार है मेरे दोस्तों। तो डी इज द राइट, डी क्या होगा? राइट हो जाएगा मेरे मित्रों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। अजय एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या होगा? तो वाक्य में विशेष एक विद्यार्थी हो जाएगा मेरे दोस्तों। विद्यार्थी क्या होगा? विशेष हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये आपका हो जाएगा विशेष, ठीक है। समझ में आया होगा, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। छुट भैया में कौन सा समास होगा? तो छुट भैया में आपका समास कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? बताइए मेरे दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास मेरे दोस्तों, कर्मधारय समास हो जाएगा। सी आंसर इसका राइट होगा मेरे दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए भैया, यहाँ पे तत्सम शब्द पत्ता जो है आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? पत्ता जो आपका हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। सच, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका होगा तद्भव हो जाएगा। अनजान आपका तद्भव हो जाएगा। घोटक, लेकिन ये आपका तत्सम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो घोड़ा होता है, घोड़ा, ये आपका होता है तद्भव। और घोटक जो है भैया, वो आपका संस्कृत शब्द का वर्ड है, तो तत्सम हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला आपका इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तन्मय का सही संधि विच्छेद करिए। तो तन्मय का सही विच्छेद करेंगे भैया कैसे? इस वर्ड को हम तोड़ेंगे, पहले इसको विच्छेद करेंगे। तो देखिए, तन्मय जो होता है, तो ये भैया जो ना है वो आधा ता में बदल जाएगा, समझ रहे मेरे दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? तमय हो जाएगा, तमय, तमय हो जाएगा। तत् प्लस मय हो जाएगा। तो ये सी वाला आपका राइट होगा मेरे दोस्तों, सी वाला राइट। और कहीं भी अगर ऐसा वर्ड मिलता है तो ध्यान रखना, वो ना जो होगा वो आपका ता में बदल जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। बात करते हैं आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक का भौतिक विलोम शब्द हो जाएगा मेरे मित्रों। क्या हो जाएगा? भौतिक विलोम शब्द हो जाएगा। कई लोग क्या लगा के आते हैं? अभिशाप लगा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो इसका डी वाला मेरे मित्र राइट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित शब्दों में पुरुषलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो मेरे दोस्तों, रेणु, प्रहार, वेदना, प्रस्तावना, यहाँ पर क्या पुरुषलिंग चाहिए? रेणु, वेदना, प्रस्तावना। प्रस्तावना आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी, वेदना आपकी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। रेणु भी आपका क्या हो जाएगा? रेणु, रेणु किसी का क्या होता है? नाम होता है। प्रहार, प्रहार जो है भैया, ये आपका हो जाएगा पुरुषलिंग, ये आपका पुरुषलिंग हो जाएगा। रेणु आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। लड़की का नाम वेदना आपकी क्या हो जाएगी? स्त्री हो जाएगी। पर यहाँ पे हमें बी वाला आंसर राइट है मेरे दोस्तों। प्रहार एकदम राइट हुआ मेरे दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, जो गुनाहों के देवताओं का रचनाकार बता सकते हैं आप मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, इनकी एक और रचना है। कौन है रचना मेरे दोस्तों? तो ठंडा लोहा, ठंडा लोहा इन्हीं कवि की रचना है, जिनकी गुनाहों का देवता है। तो वो हो जाएंगे आपके धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। तो डी इज द राइट आंसर मेरे मित्रों, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। दामिनी का अर्थ
सब दामिनी का अर्थ शब्द पहचानेंगे। तो दामिनी का अर्थ क्या होता है, दामिनी का अर्थ पहचानिए मेरे दोस्तों। वर्षा होता नहीं है, नीरद होता नहीं है, बादल होता नहीं, ये तीनों नहीं होंगे। तो विद्युत होगा, विद्युत मतलब बिजली। तो दामिनी उसका ही पर्यायवाची मेरे दोस्तों है, और उसका ही क्या है, विद्युत। आपका दामिनी हो जाएगा विद्युत मतलब बिजली। आई होप समझ में आया। डी इसका राइट आंसर होगा 41 का मेरे दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। दबानल कष्ट से संपन्न होने वाला, मतलब दबानल किसे कहते हैं, जंगल में आग लगती है उसको हम दबानल कहते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कष्ट साध्य। कष्ट साध्य मतलब सी वाला इसका राइट होगा मेरे मित्रों। आई होप समझ में आया होगा आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। सोवियत संघ ने भारतीय उपग्रह को बैकनार बैकानूर केंद्र में बैकानूर केंद्र में छोड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 43 का बताइए मेरे दोस्तों, 43 का क्या राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर में नहीं लगेगा, यहाँ पर से लगेगा। केंद्र से छोड़ा, यहाँ पर से लगेगा मेरे दोस्तों, से केंद्र से छोड़ा। तो इसका सी वाला राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरे मित्रों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, कौन सा समास कहलाता है। तो मेरे दोस्तों वो बहुब्रीहि समास कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वो तीसरा पद इसका प्रधान होता है। तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। तो बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा मित्रों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, 45 की, सॉरी 45 की। एक भारत की आत्मा के नामक नाम से जाने वाले कवि कौन से हैं, बताइए मेरे दोस्तों। एक भारत की आत्मा के नाम से जाने वाले कवि कौन से हैं मेरे दोस्तों, तो बताएंगे माखनलाल चतुर्वेदी का नाम लिया गया है। तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों, डी इज द राइट आंसर। 46 का शुद्ध वाक्य पहचानिए। यह असली गाय का दूध है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये ऑप्शन देखिए ये गलत है। ये असली गाय का दूध है, ये भी गलत है। ये गाय के असली दूध है, ये भी गलत है। ये दूध है पूरा सही नहीं लिखा है, ठीक है। असली दूध है, ये भी सही नहीं लिखा। अब ये सी वाला राइट हो जाएगा। यह गाय का असली दूध है, ये दूध की विशेषता बता रहा है, ये गाय का असली दूध। सी इज द राइट होगा मेरे मित्रों, सी इज द राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। विकास का विलोम शब्द क्या होगा। तो विकास का विनाश लोग लगाते हैं, लेकिन गलत है। विकास का हास हो जाएगा। हास माने क्या होता है मेरे दोस्तों, हास माने होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों, पतन होता है। हास माने हो जाएगा इसका पतन, पतन माने होता है नष्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। नरेश का उचित पर्यायवाची क्या होता है। तो नरेश का भैया आपका हो जाएगा सम्राट हो जाएगा। सम्राट माने होता है राजा, तो इसका हो जाएगा आपका सम्राट, ठीक है, सम्राट हो जाएगा। सम्राट माने होता है राजा। तो राजा भूप माने भी राजा होता है, तो नरेश माने भी राजा होता है। तो ए इज द राइट आंसर होगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। इस रोग से मनुष्य कमजोर पड़ जाता है। इस रोग में मनुष्य कमजोर पड़ जाता है, या इस रोग का तो हो ही नहीं सकता कभी, इस रोग पर भी नहीं होगा, ये गलत है, ये भी गलत है। अब बच्चे हैं तुम्हारे दो, इनमें से जो भी होगा आप समझ लीजिए कि इसमें कौन हो सकता है, कौन सटीक है। इस रोग से, यहाँ पर से आ जाएगा, इस रोग से मनुष्य कमजोर हो जाते हैं, तो यहाँ पर से हो जाएगा। तो बी वाला आपका राइट होगा मित्रों। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करने वाले हैं। 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें कौन से शब्द का अर्थ सर्वथा भिन्न रहता है मेरे दोस्तों। किसका सर्वथा भिन्न रहता है, तो मेरे दोस्तों बताइए। कोकिल, वनप्रिय, परिपुष्ट, ये सब एक ही के नाम है। किसके नाम है मेरे दोस्तों, सब एक ही के नाम है मेरे मित्रों, बताएंगे। तो ये इसमें आपका हो जाएगा कबूतर। कबूतर अलग है, इसमें कोकिल, वनप्रिय, ये सब कोयल के ही पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं कबूतर इसमें अलग होगा, तो बी आंसर आपका राइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये आपके लिए दक्षिणा के रूप में है। निम्नलिखित शब्दों में पुरुषलिंग का चयन कीजिए। यहाँ पर पुरुषलिंग का चयन कीजिए मेरे दोस्तों। अनुग्रह, ये आपका क्या है, अनुग्रह, दया, माया, कृपा। अनुग्रह आपका राइट होगा मेरे दोस्तों, ये पुरुषलिंग है, और दया, माया, कृपा
ये तीनों आपकी स्त्रियां हैं और अनुग्रह मतलब होता है पुरुष। तो मेरे दोस्तों ए इज द राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो इसमें आप देख लीजिए शुद्ध वर्तनी किसकी सही लिखी है। तो मेरे दोस्तों बताएंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शुद्ध वर्तनी किसकी है। ये त्रिकोण गलत लिखा है, त्रिकोण गलत लिखा है, त्रिकोण ये भी गलत लिखा है। तो भैया इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। सी वाला इज द राइट आंसर। ये त्रिकोण बिल्कुल सही लिखा है मेरे दोस्तों। ये त्रिकोण बिल्कुल कैसा लिखा है, एकदम राइट लिखा है मेरे मित्रों, राइट। तो आई होप समझ में आया होगा मित्रों। तो 52 आंसर का सी वाला राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो, यहाँ पर देखो मंगल भवन अमंगलहारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो यहाँ पर क्या है भैया, ये है आपकी क्या है, चौपाई है मेरे दोस्तों। ये चौपाई, इसमें 16 मात्राएं होती मेरे मित्रों, इसमें 16 मात्राएं होती। कई बार क्वेश्चन आता है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में हमेशा ध्यान रखना 16 मात्राएं होती हैं मेरे दोस्तों। और बात करेंगे कि जितने भी आरती के शब्द अगर आपके आएंगे वो ज़्यादातर आपके चौपाई कहलाएंगे। और यहाँ तो हनुमान की दी है, तो समझ लीजिए मेरे दोस्तों चौपाई हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर होगा इसका। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक तो चौपाई और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, यूपीएसआई में कई बार पूछा गया है मेरे मित्रों। बात करते हैं कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बोतल। देख लीजिए मेरे दोस्त क्या कहने वाले हैं कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर बोली और मैं किस परिवर्तन का उल्लेख। देख लीजिए मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कहलाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, परिवर्तन का उल्लेख क्या होगा मेरे दोस्तों बताइए। परिवर्तन का उल्लेख मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, पानी स्वाद और बोली शब्दों का क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आयो समझ में आएगा। पानी स्वाद और बोली के शब्दों का, तो यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। बात करते हैं 55 नंबर की। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। बहुत बार पहुंची गई है भैया, ये जो कृति है, ये रचना है, ये बहुत बार पूछी गई है। इतनी बार पूछी गई है आपको पता भी नहीं होगा कि कितनी बार पूछी जा चुकी है, तब भी आपने नहीं रट पाई होगी अभी तक। तो बताएं मेरे दोस्तों कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा जयदेव। जयदेव का नाम सुना होगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो गीत गोविंद है वो जयदेव की है, ठीक है, जयदेव की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। देखो मेरे दोस्तों वेदों की जो रचना हुई है वो लोग पाली और प्राकृत में बहुत बार लगा के आए हैं मेरे दोस्तों। पाली और प्राकृत नहीं है, वो वैदिक रचना है। तो वैदिक संस्कृत की रचना है। वेदों की रचना कौन सी है, संस्कृत। वैदिक संस्कृत की रचना है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पाली और प्राकृत नहीं लगाइए मेरे भैया, नहीं तो आप एक नंबर जोड़ लें अपना, वो आपका नंबर कम हो जाएगा। तो वैदिक संस्कृत लगाइएगा, आई होप समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। गीता मंद मंद मुस्कुराई में मंद मंद क्या है। गीता मंद मंद मुस्कुराई में मंद मंद क्या है मेरे दोस्तों बताएंगे आप। तो इसमें आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो ए इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। तो गीता मंद मंद मुस्काई भैया, मंद मंद मुस्कुराई, तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण लगातार क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है, क्या वाक्यांश है मेरे दोस्तों। उर्वरा उपजाऊ भूमि के लिए होता है। किसके लिए हो जाता है, उपजाऊ भूमि के लिए। उर्वरा उपजाऊ भूमि के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल राइट होगा मेरे मित्रों। ए वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। उर्वरा शब्द जो है वो उपजाऊ भूमि के लिए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट का मतलब अभी हमने बताया कि एक और क्वेश्चन है सेकंड लास्ट। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को।
10 जनवरी 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसके उपलक्ष्य में ये भैया 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर कहता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है मेरे दोस्तों, 14 सितंबर को मनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी आपको। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि हिंदी दिवस, भारत की राजभाषा कौन है। तो भारत की जो राजभाषा वो है हिंदी, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन की 60वां क्वेश्चन, रेखांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी चुनिए, व्यवहारिक रूप में आपकी बात ठीक हो सकती है। मेरे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए व्यवहारिक कैसा लिखा जाता है। यहाँ शुद्ध वर्तनी आपको चुननी है मेरे मित्रों। शुद्ध वर्तनी आपकी हो जाएगी व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे सारे मित्रों। सभी भाइयों से कहना है कि जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत। यूपी टेट के लिए आपको ऑल द बेस्ट।